Hello students, welcome to class 8th and today we are starting the topic art schools. आर्ट स्कूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमने वैसे भी मोस्टली आर्ट स्कूल्स के बारे में बीच बीच में पढ़ लिया है, जैसे कलकत्ता का आर्ट स्कूल है, बॉम्बे का आर्ट स्कूल है, तो उन्हीं आर्ट स्कूल्स के बारे में आज हम यहाँ पे कंबाइंडली पढ़ेंगे. इन द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश इस्टेब्लिश आर्ट स्कूल्स इन इंडिया. 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने आर्ट स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया इंडिया में. फर्स्ट एट कैलकाटा, देन बॉम्बे एंड देन मद्रास, लेटर एट वेरियस अदर प्लेसेस, और उसके बाद और भी अदर प्लेसेस में. दीज स्कूल टॉट वेस्टर्न टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग. ये स्कूल्स जो थे वो वेस्टर्न टेक्निक्स यानी पेंटिंग की वेस्टर्न टेक्निक्स को शो करते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. तो हम पढ़ते हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में. इन द अर्ली 20th सेंचुरी अविंद्रनाथ टैगोर बिगन अ न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग. उन्होंने एक नए स्टाइल की पेंटिंग स्टार्ट की विच इज़ कॉल्ड द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट नाम दिया गया. दिस स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फोक आर्ट. ये स्टाइल जो थी वो इंडियन फोक आर्ट से प्रभावित थी. द अजंता केव पेंटिंग्स, जैसे कि अजंता केव पेंटिंग से प्रभावित थी. मुग़ल एंड राजस्थानी मिनिएचर्स, और मुग़ल और राजस्थानी मिनिएचर्स से, जापानीज़ आर्ट से. रविंद्रनाथ टैगोर अ कीन आर्टिस्ट हिमसेल्फ. रविंद्रनाथ टैगोर जो कि खुद एक बहुत ही अच्छे और मंजे हुए कलाकार थे, सेट अप द कला भवन एट शांति निकेतन टू प्रमोट एन इंटरेस्ट इन आर्ट. प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट इन आर्ट अमंग हिज स्टूडेंट्स. अपने स्टूडेंट्स में आर्ट के लिए रुचि पैदा करने के लिए उन्होंने शांति निकेतन में कला भवन को सेटअप किया. द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड हेयर. बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो यहाँ पर काफ़ी फला फूला. नंदलाल बोस वॉज अनदर ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल. नंदलाल बोस दूसरे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे बंगाल स्कूल के, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में जो नंदलाल बोस थे वो भी काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे बंगाल स्कूल के. नाउ द कॉम्बिनेशन स्टाइल ऑफ मॉडर्न एंड नेशनल आर्ट. अब हम देखते हैं कि नेशनल और मॉडर्न आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन बनके किस तरीके की आर्ट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ. तो देखिए राजा रवि वर्मा के वर्क को हम देखेंगे. राजा रवि वर्मा ये बहुत ही सबसे पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मॉडर्न और नेशनल आर्ट दोनों को एक साथ स्टार्ट किया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्टाइल का इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. राजा रवि वर्मा जो हैं वो पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने ऐसी स्टाइल जिसमें मॉडर्न और नेशनल दोनों ही आर्ट का कॉम्बिनेशन हो, इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया या ट्राई किया. ये पिक्चर है देखिए राजा रवि वर्मा की. रवि वर्मा बिलोंग टू द फैमिली ऑफ महाराजाज ऑफ त्रावणकोर इन केरला. रवि वर्मा जो हैं वो केरला के त्रावणकोर के महाराजाज के परिवार से थे. एंड वॉज एड्रेस्ड एज राजा, इसी वजह से इन्हें राजा कहा जाता था. He mastered the western art of oil painting and realistic life study. उन्होंने मास्टर डिग्री ली थी वेस्टर्न आर्ट ऑफ ऑयल पेंटिंग और रियलिस्टिक लाइफ स्टडी में, लेकिन उन्होंने जब भी पेंटिंग की बहुत सारी इंडियन थीम्स और इंडियन माइथोलॉजी के बारे में ही की. यानी कि वेस्टर्न स्टडीज़ करने के बाद भी इन्होंने माइथोलॉजिकल इंडियन माइथोलॉजिकल के ऊपर ही थीम्स बनाई और उन्हीं पर पेंट किया. उनकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा डिमांड में हुआ करती थी, स्पेशली अमंग द वेल्दी सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी. सबसे ज़्यादा जो अच्छे जो रिच पीपल होते थे उन रिच पीपल के द्वारा सबसे ज़्यादा जो डिमांड की जाती थी वो थी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स की. राजा रवि वर्मा ऑल्सो सेटअप अ प्रिंटिंग प्रेस टू प्रोड्यूस इन एक्सपेंसिव प्रिंट्स ऑफ हिज पेंटिंग्स फॉर द जनरल पब्लिक. राजा रवि वर्मा ने सेटअप किया प्रिंटिंग प्रेस को टू प्रोड्यूस इनएक्सपेंसिव प्रिंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जनरल पब्लिक के लिए, यानी कि जो थोड़े से चीप हों यानी बहुत ज़्यादा महंगे ना हो, तो जनरल पब्लिक के लिए उन्होंने इस तरीके की पेंटिंग्स को बनाना शुरू किया. ही ड्रामेटाइज्ड ऑन द कैनवास सीन आफ्टर सीन फ्रॉम रामायण एंड महाभारत. उन्होंने कैनवास पर ड्रामेटाइज यानी एक पूरे तरीके से रामायण और महाभारत को अच्छे तरीके से उकेरा. हर सीन यानी सीन के बाद सीन को उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए बताया. ड्राइंग ऑन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस ऑफ माइथोलॉजिकल स्टोरीज़, और उन्होंने थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के ज़रिए
कि ड्राइंग्स के ज़रिए माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ को भी एक्सप्लेन किया दैट ही विटनेस्ड ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि इस बात का गवाह था कि वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के टूर पर होकर आए हैं। फ्रॉम द 1880s से राजा रवि वर्माज माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स, उनकी माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स जो थी वो बहुत ही बिकम द रेज अमंग इंडियन प्रिंसेस एंड आर्ट कलेक्टर्स हु फिल्ड दियर पैलेस गैलरीज विद हिज वर्क्स। मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह था उन लोगों में, उन लोगों ने अपने पूरे महलों को, पूरी गैलरीज को उनकी पेंटिंग्स से भर लिया था, यानी इतने ज़्यादा फेमस थे राजा रवि वर्मा। बहुत ही फेमस आर्टिस्ट में इनका नाम आता है राजा रवि वर्मा का। रिस्पॉन्डिंग टू द ह्यूज पॉपुलर अपील ऑफ सच पेंटिंग्स एज, इतनी ज़्यादा जब पॉपुलर अपील आई, यानी इतने ज़्यादा जब वो पॉपुलर हो गए अपनी पेंटिंग्स की वजह से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक पिक्चर प्रोडक्शन टीम को सेटअप किया जाए और एक प्रिंटिंग प्रेस को बॉम्बे के आसपास लगाया जाए। हेयर कलर प्रिंट्स, जहाँ पर रिलीजियस पेंटिंग्स के कलर प्रिंट्स निकाले जा सकें, वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में। इवन द पुअर कुड नाउ बाय दीज चीप प्रिंट्स, जैसे कि पुअर पीपल भी इन चीप प्रिंट्स को परचेज कर सकें। तो ये उनका बहुत ही अच्छा एक डिसीज़न था कि एक पिक्चर प्रोडक्शन टीम को सेटअप करना, और जिससे उस पिक्चर प्रोडक्शन टीम को सेटअप करके ये इस चीज़ का प्रोडक्शन करना कि बहुत ही चीपली ये जो प्रिंट्स हैं ये पुअर पीपल में भी अवेलेबल करवाए जा सकें। इतने सस्ती जो रेट्स हैं उनमें लोगों को प्रिंट्स अवेलेबल करवाना, क्योंकि उस समय सिर्फ ये अमीरों के ही शौक़ हुआ करते थे प्रिंटिंग जो है पेंटिंग्स को अपने घरों में रखना। फोटोग्राफिंग इंडिया, अब हम बात करते हैं फोटोग्राफिंग इंडिया के बारे में। यू हैव सीन हाउ यूरोपियन पेंटर्स क्रिएटेड अ वेराइटी ऑफ इमेजेस इन इंडिया। आपने देखा कि किस तरीके से जो यूरोपियन पेंटर्स हैं, यूरोपियन पेंटर्स ने क्रिएट की बहुत सारी इमेजेस ऑफ इंडिया, इंडिया की बहुत सारी इमेजेस, यानी अलग अलग टाइप की इमेजेस। सच इमेजेस वर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय फोटोग्राफर्स एज वेल। ऐसी इमेजेस फोटोग्राफर्स से ही प्रोड्यूस की जाती थी। बाय द मिड 19th सेंचुरी फोटोग्राफर्स फ्रॉम यूरोप बिगन ट्रैवलिंग टू इंडिया। फिर फोटोग्राफर्स जो थे वो भी इंडिया आने लगे यूरोप से, पिक्चर्स लेने लगे, सेटिंग अप स्टूडियोज़, यहीं पर उन्होंने स्टूडियोज सेटअप कर लिए, एंड इस्टेब्लिशिंग फोटोग्राफिक सोसाइटी, और फोटोग्राफिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। यानी कि पहले तो पेंटर्स यहाँ पर आए थे अपने यूरोप से, यहाँ पर पहले पेंटर्स आए थे और यहाँ का जो था वेस्टर्न और मॉडर्न स्टाइल दोनों को कंबाइन किया। उसके बाद यहाँ पर फोटोग्राफर्स भी आने लगे। इनमें से कुछ पोर्ट्रेट पेंटर्स हु बिगन टेकिंग फोटोग्राफ्स, कुछ पोर्ट्रेट पेंटर्स हुआ करते थे जिन्होंने फोटोग्राफ्स लेने का काम स्टार्ट कर दिया था। प्रेजेंटिंग देम एज फिगर ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऐसे इंपीरियल ऑफिशियल्स के फ़ोटोज़ लिए जिसमें उन्हें अथॉरिटी और पावर्स के फिगर के रूप में दिखाया गया। अदर जो फोटोग्राफर्स थे उन्होंने पूरी कंट्री को ट्रैवल किया और जितनी भी रूइंड बिल्डिंग्स हैं एंड पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप है, यानी कि जो सीनरी वाली जो लैंडस्केप्स हैं उन सभी के फोटोग्राफ्स उन्होंने लेना कंटिन्यू रखा। वेरी मच लाइक सम ऑफ द पेंटर्स वी हैव डिस्कस्ड, जितने भी पेंटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, येट अदर्स रिकॉर्डेड मूवमेंट्स ऑफ, या जितने भी रिकॉर्डेड मूवमेंट्स थे ब्रिटिश मिलिट्री के, उनकी जितनी भी जो भी ब्रिटिश मिलिट्री टीम थी, यानी जो भी उनकी जीत थी, यानी जो भी युद्ध उन्होंने लड़े, जो भी जीत हासिल की, उन सब चीज़ों के भी उन्होंने पेंटर्स ने जो भी डिस्कस किया, पेंटिंग किया उन्होंने। देयर वर ऑल्सो दोज हु रिकॉर्डेड द कल्चरल डाइवर्सिटी, और उन्होंने जितनी भी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ थी, उनकी इंडियन वे की जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ थी, दैट ट्राइड टू शो हाउ इंडिया वॉज अ प्रिमिटिव कंट्री, जिससे कि इंडिया जो है वो बहुत ही प्रिमिटिव कंट्री है। शो हाउ इंडिया, उन्होंने ये दिखाया कि इंडिया जो है वो कितनी ज़्यादा पिछड़ी हुई और प्रिमिटिव कंट्री है। तो ये था फोटोग्राफी इंडिया। अब बात करते हैं हम लिटरेचर की। इसमें हम पेंट के बारे में बात कर चुके हैं, पेंटिंग्स के बारे में बात कर चुके हैं, फोटोग्राफी के बारे में बात कर चुके हैं। नाउ वी हैव ऑन द न्यू टॉपिक दैट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर यानी कि किस किस टाइप के यहाँ पर लिटरेचर पढ़ा जाता था या लिखा जाता था, कौन कौन सा जो लिटरेचर था वो फेमस हुआ, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, चेंजेस इन लिटरेचर। देखिए लिटरेचर के जो चेंजेस थे, प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपेटाइट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। प्रिंटिंग ने क्रिएट किया एक नए तरीके की राइटिंग्स को,
एज मोर एंड मोर पीपल कुड नाउ रीड। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि लिटरेचर जो है वो पढ़ने के लिए सभी रेडी थे या सभी को अच्छा लगता था, लेकिन पहले प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा क्या थी, महंगी थी, तो लोग उन्हें पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब उसे पढ़ने लगे। दे वॉन्टेड टू सी दियर ओन लाइफ्स, वो अपनी खुद की लाइफ्स को, एक्सपीरियंसेस को, इमोशंस, रिलेशनशिप उनके अंदर रिफ्लेक्ट होती थी इन वॉट दे रीड, जो भी वो पढ़ते थे। द नॉवल अ लिटरेरी फॉर्म विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप, एक नॉवल जो कि एक लॉन्ग स्टोरी होती है वो यूरोप में स्टार्ट हुई, उसको डेवलप किया गया यूरोप में। एंड आइडियली क्रिएटेड कैटर टू नीड, और उसे आइडियली यानी बहुत ही अच्छे तरीके से उसे इस्टेब्लिश किया गया जितना पढ़ने वाले को नीड होती है। इट सून एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स, बहुत जल्दी इसे इंडियन फॉर्म्स और स्टाइल्स की नीड हुई। फॉर रीडर्स इट ओपनड अप न्यू वर्ल्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, रीडर्स के लिए जो कि इट ओपनड अप न्यू वर्ल्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिन्होंने भी नए वर्ल्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर किए। और गेव अ विविड सेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, जो विविड सेंस था यानी डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू द मेकिंग ऑफ मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग, यानी कि लिटरेचर ने लोगों को नए तरीके से सोचने का मौका दिया, रीडर्स को एक नया ही संसार खोज कर दिया, और ह्यूमन की डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो सारी चीज़ें भी ह्यूमन को पता चली। तो मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग जो है उसका श्रेय सिर्फ लिटरेचर को जाता है। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स ऑल्सो एंटर्ड द वर्ल्ड, नए नए जो अदर लिटरेरी फॉर्म्स थे उन्होंने भी वर्ल्ड में, लिटरेरी वर्ल्ड्स में एंटर किया। रीडिंग लिरिक्स में शॉर्ट स्टोरीज जैसे ऐसे, सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में जो ऐसेज थे, डिफरेंट वेज में दे री इन्फोर्स द न्यू एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। बस इन लिटरेचर्स के थ्रू लोगों को यानी ह्यूमन की लाइफ को एक नए आयाम देने की कोशिश की जा रही थी। इंटीमेट फीलिंग्स अबाउट द पॉलिटिकल और सोशल रूल्स के लिए, पॉलिटिकल सोशल इश्यूज़ के लिए उनके विचारों को एक नया आकार देने की कोशिश की जा रही थी। द मॉडर्न नॉवल फ्रॉम डेवलप्ड इन इंडिया, मॉडर्न नॉवल जो कि इंडिया में डेवलप हुई in the 19th century as Indians became familiar with the western novel, Indians जो है वो बहुत ही familiar हो गए western novel के और आसानी से उन्हें पढ़ने लगे। The development of the vernaculars print, जब vernaculars का जो print है उसका रीडिंग पब्लिक हेल्प्ड इन दिस प्रोसेस, तो रीडिंग पब्लिक ने भी इसमें हेल्प की यानी लोगों को एजुकेट करने में हेल्प की। लीडिंग नॉवलिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी रोट फॉर अ कॉज, लीडिंग नॉवलिस्ट जो है 19th सेंचुरी के, उन्होंने कॉलोनियल रूलर्स के बारे में लिखा, कल्चर ऑफ इंडिया एज इन्फीरियर, और इस तरीके से लिखा कि इंडिया का जो कल्चर है उसको इन्फीरियर दिखाया गया और ब्रिटिश कल्चर को सुपीरियर दिखाया गया। ऑन द अदर हैंड इंडियन नॉवलिस्ट रोट टू डेवलप अ मॉडर्न लिटरेचर, इंडियन नॉवलिस्ट ने लिखा कि जो मॉडर्न लिटरेचर है कंट्री का, इस तरीके से लिखा कि दैट कुड प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ नेशनल बिलोंगिंग, यानी इंडियन नॉवलिस्ट जो थे उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो सके और अपने कल्चर के लिए सम्मान और समानता की भावना आ सके। द लिस्ट ऑफ दीज लिटरेरी वर्क्स, और ये जो लिटरेरी वर्क्स थे यानी ये जो साहित्य के काम थे, एंड देयर थीम इज़ वेरी लॉन्ग, और ये बहुत ही लॉन्ग हुआ करती थी। द अर्लीस्ट नॉवल इन मराठी, अर्लीस्ट नॉवल यानी सबसे पहली जो नॉवल थी मराठी में वो थी बाबा पद्म जी की यमुना पर्यटन 1857 में इन्होंने लिखी, विच यूज्ड अ सिंपल स्टोरी ऑफ टेलिंग टू स्पीक अबाउट द प्लाइट ऑफ विडोज़, जिसमें सिर्फ ये बताया गया था कि किस तरीके से विडोज़ जो है उनके बारे में उनका जो लाइफस्टाइल है विडोज़ का वो कैसा है। ये सबसे पहली इनकी नॉवल थी। देवकी नंदन खत्री क्रिएटेड अ नॉवल रीडिंग पब्लिक इन हिंद, देवकी नंदन खत्री ने एक नॉवल लिखी रीडिंग रिपब्लिक इन हिंदी में। हिज बेस्ट सेलर चंद्रकांता, उनकी जो बेस्ट सेलर बुक थी वो थी चंद्रकांता, वॉज अ रोमांस डैजलिंग एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी, काफ़ी रोमांस, काफ़ी रोमांचक थी। प्रेमचंद की सेवा सदन, ये भी बहुत ही यानी एक सेवा करने का घर, जो कि 1916 में पब्लिश हुई, इसे भी बहुत ही
ज़्यादा सराहा गया। इट लिफ्टेड द हिंदी नॉवल फ्रॉम द रिलीम ऑफ फैंटेसी टू अ सीरियस रिफ्लेक्शन ऑन द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल एंड सोशल इश्यूज़। इसने लोगों के दिमाग से ये पर्दा हटाया कि ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी होती है, सोशल इश्यूज़ जो हैं उनका सीरियस कॉज क्या है। बंकिम चंद्र चटर्जी रोट आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उन्होंने आनंद मठ लिखी, जो कि नेशनल मूवमेंट को इंस्पायर करती है। यानी लोगों को, जिसने बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ लिखी उसने लोगों को नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए इंस्पायर किया। इट कंटेन्स आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, क्योंकि इसमें हमारा जो नेशनल सॉन्ग था वंदे मातरम वो भी लिखा गया था। एंड नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, यानी इसमें हमें बताया गया है कि लिटरेचर के थ्रू लोग जो है वो काफ़ी हद तक लोगों ने, लिटरेचर के थ्रू लोगों ने काफ़ी हद तक लोग इंस्पायर हुए और उन्हें अपना एक अपने नए विचार बनाने का मौका मिला। और इन्हीं के थ्रू लोग इतने इंस्पायर हुए, यानी साहित्यकारों से ही या प्रिंटिंग प्रेसेस से ही इतने ज़्यादा लोग प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने 1857 में अपने लिए युद्ध भी लड़ा और आगे जाके 1947 में आज़ादी हासिल कर ही ली। तो ये तो था हमारा लिटरेचर का न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑथर्स एंड देयर बुक्स। तो इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द न्यू ऑथर्स एंड देयर बुक्स, and we will study this in the next video. So thank you, have a nice day.